नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा के दौरान दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये दोनों शख्स रिश्ते में भाई बताए गए हैं। इनका सीधा ताल्लुक मुख्य आरोपी अंसार से था। गिरफ्तार इन आरोपियों के नाम जफर और बाबूदीन बताए गए हैं। इन दोनों पर हिंसा वाले दिन शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर कांच की बोतलों से हमला करने का आरोप है और साथ ही तलवार भी लहराते नजर आए थे। पुलिस के मुताबिक हिंसा में इन दोनों का काफी रोल था। दोनों भाइयों की अंसार से अच्छी जान पहचान थी और लगातार संपर्क में रहते थे। पुलिस इन दोनों आरोपियों से बेहद गंभीरता से पूछताछ करने में जुटी है। वहीं इस पूरे हिंसा के मामले को लेकर पुलिस ने अब तक 28 बालिग को गिरफ्तार किया है तो 3 नाबालिग को बाल सुधार गृह भी भेजा है। वहीं दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के पास इन 28 बालिग में से अंसार समेत 9 आरोपी हैं जिनसे वो पूछताछ कर अन्य आरोपियों का पता लगाने में जुटी है। बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती जुलूस के दौरान 2 समूह के बीच में झड़प के बाद पथराव किया गया। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद हुई हिंसा में आम नागरिक और कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। जुलूस में कथित तौर पर तलवारें और हथियार भी लहराए गए थे। को बता दें, जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों पर शोभा यात्रा के दौरान शामिल लोगों पर कांच की बोतलों से हमला करने का आरोप है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने हिंसा के मामले में इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनका नाम जफर और बाबूदीन बताया गया है। दोनों आरोपियों पर शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर कांच की बोतलों से हमला करने का आरोप है। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा हुई थी और इस दौरान दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये दोनों शख्स रिश्ते में भाई हैं और इनका सीधा ताल्लुक मुख्य आरोपी अंसार से है। आपको बता दें, गिरफ्तार इन आरोपियों के नाम जफर और बाबूदीन बताए गए हैं और दोनों ही अंसार के काफी करीबी बताए गए हैं और दोनों पर आरोप है कि इन्होंने शोभा यात्रा में बोतलों से हमला किया था शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर। आपको बताएं, हिंसा वाले दिन शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर कांच की बोतलों से हमला करने का आरोप है। इन पर साथ ही तलवारें भी लहराते नजर आए थे। पुलिस के मुताबिक हिंसा में इन दोनों का काफी रोल था। दोनों भाइयों के अंसार से अच्छी जान पहचान थी और लगातार संपर्क में रहते थे। पुलिस इन दोनों आरोपियों से बेहद गंभीरता से पूछताछ करने में जुटी है। वहीं इस पूरे हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 28 बालिग को गिरफ्तार किया तो वहीं 3 नाबालिग को भी बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के पास अभी तक इन 28 में से अंसार समेत 9 आरोपी हैं जो कि पूछताछ जिनसे की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता तोशी मंदोला का रुख करेंगे। तोशी, जिस तरीके से हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दिन हमला हुआ था, अब बोतल से वार करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ और अपडेट? देखिए, बिल्कुल अभी तक तकरीबन 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें 2 आरोपी अभी और शामिल हो चुके हैं जिसका नाम जफर और बाबूदीन बताया जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि इन दोनों आरोपियों की जो लिंक है वो अंसार से जुड़े हुए थे और अंसार इस पूरे दंगे का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है जिसके ऊपर NSA लगाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर ये आरोपी है कि हमने दंगे वाले दिन इनके हाथों पे तलवारें थी, इनके हाथों पे बोतल्स थी, ये बोतल्स फेंक कर दंगल को भड़का रहे थे। तो अभी यहाँ पर पूरे तरीके से दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच अब बिल्कुल धरपकड़ जारी कर रही है, इन दोनों से गंभीर पूछताछ कर रही है क्योंकि यहाँ पर इनका ये कहना है कि जो दंगा हुआ है दिल्ली में वो बिल्कुल प्री प्लान तरीके से किया गया है। कोई यहाँ पर अनप्लान चीजें नहीं थी। पहले से ही घरों में पत्थर इकट्ठा किए गए थे, पहले ही घरों में तलवारें थी, बोतल्स रखी गई थी और जैसे ही शोभा यात्रा वहाँ पर रुकी जामा मस्जिद के पास, कुशल चौक पर दंगे भड़क गए। प्री प्लान तरीके से पूरी योजना के तहत
ये इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया है। जी जी, ये भी कहा जा रहा है कि जफर और बाबूदीन का सीधा ताल्लुक अंसार से रहा है। इस मामले को लेकर क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है तोशी? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे दिल्ली पुलिस की दावा कर रही है कि ये लगातार अंसार के संपर्क में थे। ये दोनों भाई बताए जा रहे हैं, यानी कि ये रिलेटिव है, दोनों भाई हैं और दोनों के ही यहाँ पे रिलेशन जो है, कॉन्वर्सेशन है, लगातार अंसार से चल रही है। अंसार ये वही आरोपी है जो यहाँ पर इस पूरे दंगे का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्राइम ब्रांच ये भी कह रही है कि ये तमाम जो आरोपी पकड़े गए हैं, इन तमाम आरोपियों का भी एक मास्टरमाइंड है। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा क्राइम ब्रांच ये कह रही है कि शायद ये पॉसिबिलिटी है कि इस दंगे के लिए विदेश से फंडिंग की गई है। उसके बाद इन आरोपी जो गुर्गे हैं इनके, इसके तहत इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। तो एक बहुत बड़ी साजिश यहाँ पर की तरफ इशारा हो रहा है। गंभीर आरोप इन तमाम आरोपी पे लगाए गए हैं। 28 बालिग यहाँ पर आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 3 नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है और लगातार 9 आरोपियों की क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है, जिनमें अंसार का नाम भी सबसे प्रमुख है। जी, तो लगातार तोशी जिस तरीके से अपडेट निकलकर सामने आ रही है, यहाँ पर पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये कोई साजिश हो सकती है और इसी के एंगल को लेकर क्राइम ब्रांच यहाँ पर लगातार जांच भी कर रही है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जहांगीरपुरी में लगभग 5 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से ये भी दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग जो है वो बंगाल के प्रवासी हैं, कुछ यहाँ पर रोहिंग्या है, कुछ यहाँ पर घुसपैठिया है। तो यहाँ पर जो इशारा, सूत्रों के मुताबिक जो इशारा हो रहा है, कुछ कह रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ये ऐसा बता रही है कि शायद विदेश से इसकी फंडिंग की गई है। वही दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां लगातार कह रही है कि बंगाल के प्रवासी है, बांग्लादेशी है, तो वहां से इसकी फंडिंग की गई है। तो प्रॉपर एक साजिश के तहत शोभा यात्रा को बिगाड़ा गया है, एक धर्म को यहाँ पर टारगेट किया गया है, क्योंकि दिल्ली में हर 2 साल में दंगे भड़कने जैसी स्थिति पैदा हो रही है। नागरिकता कानून का वो पहला मौका था जब जिस तरीके से पूरी दिल्ली जल रही थी, उसके बाद रामनवमी, उसके बाद अब हनुमान जयंती के मौके पर इस तरीके से दिल्ली को बिगाड़ा जा रहा है। दिल्ली की जो स्थिति है उसको लगातार खराब करने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दावा किया जा रहा है कि साजिश के तहत एक बहुत बड़ी फंडिंग यहाँ पर की गई है पूरे मामले पर, ताकि यहाँ पर पूरी दिल्ली को जो है उसका रुख बदला जाए और दिल्ली को अब दंगे वाली दिल्ली कहा जाए। जी, बहुत शुक्रिया तोशी इस तमाम जानकारी के लिए। तुम्हारे संवाददाता तोशी को सुन रहे थे आप, जिनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि लगातार मामले में नई नई अपडेट निकल कर आ रही हैं, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम इस एंगल पर जांच कर रही है कि मामले में साजिश के तहत हो सकता है कि ये हिंसा हुई हो, क्योंकि जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल के दिन हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा में जिस तरीके से हिंसा देखने को मिली, उसने लोगों का दिल डरा दिया था, लोग सहम गए थे। और ऐसे में जब उस हिंसा से धीरे धीरे लोग उभर रहे हैं, उस हादसे से धीरे धीरे उभरे हैं, तो ऐसे में पुलिस की तरफ से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। आरोपियों पर धरपकड़ के जो है वो जारी है। 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक 28 आरोपी गिरफ्त में हैं। 9 ऐसे आरोपी हैं जो अभी भी पुलिस की हिरासत में है, उनसे जांच की जा रही है, आगे की पूछताछ की जा रही है और भी एंगल्स तलाशने की कोशिश की जा रही है। ये भी मामला निकलकर सामने आ रहा है, ये भी एंगल निकलकर सामने आ रहा है कि विदेश से इस हिंसा को लेकर फंडिंग हुई हो। वहीं भलसवा लैंडफिल साइट पर लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया। हालांकि कल तक खबर ये भी आ रही थी कि इस लैंडफिल पर लगी आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन वहां बीती शाम को दोबारा आग धमक उठी है। आपको बता दें, आग पर काबू पाने के लिए बीते 24 घंटे में दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद। बता दें कि आग से फैल रहे धुएं की वजह से 3-4 किलोमीटर दूर तक फैली कई कॉलोनी में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इनमें से खासकर बूढ़े, बच्चे और रोगियों को हर सांस के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वहीं इस स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल यहाँ पर यही हालात होते हैं, लेकिन ना तो निगम और ना ही दिल्ली सरकार इसका कोई हल निकाल पा रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि आसपास के करीब 20 कॉलोनी के लोग इससे प्रभावित होते हैं। लोगों का कहना है कि एरिया में लगातार सांस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आपको बता दें, भलसवा लैंडफिल साइट पर लगी आग पर 24 घंटे बाद भी
पर काबू नहीं पाया जा सका। दमकल विभाग के अलावा नगर निगम की कई टीमें आग पर काबू पाने में मदद कर रही हैं। वहीं दमकल विभाग के सूत्रों का कहना है कि क्योंकि लैंडफिल साइट के एक बड़े हिस्से में आग फैल चुकी है, ऐसे में इस पर काबू पाने में 3 से 4 दिन का वक्त लग सकता है। फिलहाल दमकल की 8 गाड़ियां 3 अलग अलग पॉइंट पर आग को काबू करने में जुटी हुई हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजीत कुमार का रुख करेंगे। अजीत हमारे साथ यहां पर जुड़ गए। अजीत, जिस तरीके से लैंडफिल साइट पर आग लगी है, आग के ना बुझने की खबरें सामने आ रही है, क्या अपडेट है? क्या सच में अभी तक आग नहीं काबू नहीं पाया गया है अभी तक? जी प्रतीक्षा, बताना चाहूंगा ये पूरा जो मामला है ये मंगलवार की शाम का मामला है, जब भलसवा लैंडफिल साइट पर जब आग लग गई थी। असल में हर साल हर बार यहाँ पर गर्मी के मौसम में जो मीथेन गैस निकलने की वजह से आग लगने की खबरें आती है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ था जब मीथेन गैस की वजह से ही आग लगने की खबर आई। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर कूड़े का ढेर इकट्ठा हो चुका है, पहाड़ का रूप ले चुका है कूड़े का ढेर, तो इसलिए आग तो बुझ गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो जैसे कूड़ा है तो इसलिए कहीं ना कहीं वो बीच बीच में आग बार बार सुलगती रहती है। तो वही एक नजारा है जो हमें बार बार देखने को मिलता है। फिलहाल कोई आग गंभीर रूप से नहीं है, आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि वहां पे कूड़ों की ढेर हो चुका है, पहाड़ का शक्ल ले चुकी है, तो इसलिए रुक रुक करके वो चिंगारी एक अपना आग के रूप में दिखा रही है। जी अजीत, ठीक है, अगर जिस तरीके से बात की जाए थोड़ी बहुत आग अगर रह गई है तो वो दिख रही है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी अक्सर ऐसी बातें सामने आती हैं जिस तरीके से लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। लगातार प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। इससे कुछ दिन पहले भी आग की घटना हुई थी, तब भी लोगों को यही परेशानी का सामना करना पड़ा था। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा प्रतीक्षा, यहाँ पर ये जो है पहली बार ऐसा हादसा नहीं, यहाँ पे लगातार इस तरह के हादसे बार बार होते रहते हैं, और शायद इसी का नतीजा है, क्योंकि जो खबरें आ रही है आज एमसीडी के जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं दुर्गेश पाठक, वो 12:30 बजे इस जगह पर पहुंचने वाले हैं, और उनका दावा है कि जो एमसीडी की जो गलतियां हैं, एमसीडी की जो नाकामियां हैं, वो उसको यहाँ पर एक्सपोज करने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के भले ही ये एक आग का रूप ले रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये आग अब एक राजनीतिक में भी बिल्कुल राजनीतिक रूप ले रही है, क्योंकि एक तरफ दूसरी अगर देखा जाए मनोज तिवारी की तरफ से केजरीवाल को चिट्ठी लिखी गई है पॉल्यूशन को लेकर, दूसरी तरफ केजरीवाल के पार्टी के जो नेता है वो एमसीडी को लेकर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकल रहा है। जी बिल्कुल, अभी तक इसका कोई समाधान ना तो निकल पाया है, ना तो उस पर कोई काम किया गया है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही हो रही है, और एक बार फिर से इस पर राजनीति होती दिखाई दे रही है, शायद इसी का नतीजा है जो एक बार फिर से अब एक तरफ जहां बीजेपी दिल्ली सरकार को घेर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी एमसीडी को घेरने का काम करी है, और इसी को लेकर के दुर्गेश पाठक एक बार फिर से आज सामने आने वाले हैं। खैर वो किस तरह का खुलासा करेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये आग लगने से जो धुएं का गुबार उठता है, जो प्रदूषण फैलता है, उसका खामियाजा आसपास के एक मतलब चारों तरफ के आसपास के लोगों को भुगतना पड़ता है। एक लंबे डिस्टेंस में जो जहां जहां ये आग का जो गुबार जाता है वहां प्रदूषण होता है, और जहरीली हवा बनती है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है। खासतौर से जो बीमारी वाले लोग जो हैं उनके लिए काफी दिक्कत परेशानी का सामना होता है। जी प्रतीक्षा, चलिए बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में लैंडफिल साइट पर एक बार फिर आग की घटना सामने आई है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन धुएं का गुबार कहीं कहीं अब भी नजर आ रहा है, और इससे आम लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, परेशानी हो रही है, बुजुर्गों का बुरा हाल है। और ये कोई पहली घटना नहीं, इस तरीके की घटना अक्सर दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिलती है, और इसके बावजूद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी एमसीडी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी की तरफ से केजरीवाल को चिट्ठी लिखी गई है पॉल्यूशन को लेकर। तो यहाँ पर समाधान नहीं हो रहा, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, सियासी बातें हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर धुएं का गुबार है उससे सिर्फ और सिर्फ आम जनता परेशान है।
पूरे देश में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो रखा है। वहीं बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है, तो कहीं कुछ इलाकों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया। तो हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में मौसम साफ रहने के साथ अधिकतम पारा 43 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आईएमडी ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान पूर्व, मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में हीट वेव की स्थिति रहेगी। आईएमडी वैज्ञानिक आरके जैनामणि ने कहा है कि उत्तर भारत में 29 अप्रैल को धूल भरी आंधी की संभावना है। इसके बाद 1 मई से तापमान में गिरावट आएगी। गर्मी का प्रकोप जारी है और ऐसे में गर्मी से लोग बेहाल हैं। तो इसी खबर पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, वेदर एक्सपर्ट हैं महेश पालावत। महेश जी, जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ रही है, अगर दिल्ली की बात की जाए, पारा लगातार बढ़ रहा है और आज के दिन को तो अप्रैल का सबसे गर्म दिन माना जा रहा है, किस तरीके से देखें? देखिए, अभी तक तो टेम्परेचर पूरा पहुंचा नहीं है। ये आपको 5:30 बजे पता लगेगा कितना पहुंचा है। अभी तक 42.6 डिग्री था, जो सबसे ज्यादा पहुंच चुका है। हो सकता है आज 43 डिग्री पहुंच जाए। तो आगे भी अभी 2 मई तक पारा 43-44 के बीच में ही बना रहने की उम्मीद है, यानी हीट वेव रहेगी दिल्ली एनसीआर में। उसके बाद ही रिलीफ के चांस लग रहे हैं। मई 4 से शायद हो सकता है कि धूल भरी आंधी और बारिश वगैरह हल्की फुल्की शुरू हो जाए, जिससे थोड़ा राहत मिल सकती है। राहत की अगर बात की जाए तो क्या पश्चिमी विक्षोभ के कारण राहत मिलेगी या फिर कुछ और आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, पश्चिमी विक्षोभ इस समय वैसे कमजोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लग रहा है जो आएगा और 2 तारीख से आने की संभावना है। तो उसका असर 3 या 4 तारीख से दिखना शुरू हो जाएगा। तो 3 तारीख से हो सकता है थोड़े टेम्परेचर गिरे और 4 से 6 या 7 के बीच में दिल्ली एनसीआर से पंजाब, हरियाणा और फिर राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी के साथ गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है, जिससे टेम्परेचर थोड़ा सा गिर सकता है। जी, तो ये मान सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों बाद जब मई के महीना आएगा तो कुछ राहत दिल्ली के लोगों को मिलती हुई नजर आ सकती है। जी हाँ, दिल्ली के लोगों को मई में राहत मिलेगी। जैसे अप्रैल और मार्च काफी ज्यादा गर्म निकले हैं, बारिश वगैरह नहीं हुई, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं हुई। तो ये मई के महीने में बीच बीच में प्री मानसून गतिविधियां होती रहेंगी, जिससे बीच बीच में राहत मिलेगी। हालांकि तापमान बढ़ जाएंगे जब वेदर एक्टिविटी रुकेगी, लेकिन लगातार राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। जी, बहुत शुक्रिया महेश जी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो वेदर एक्सपर्ट को आपने सुना, आने वाले दिनों में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल आपको गर्मी से 2-4 होना पड़ेगा। ये गर्मी अभी पसीने और छुड़ाने वाली है। वहीं दिल्ली के वन और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने विदेशी कीकर को हटाने का फैसला किया है। बता दें कि विदेशी कीकर दिल्ली के पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसको लेकर गोपाल राय ने बीते कल जैव विविधता संवर्धन के माध्यम से काम कर रही समीक्षा के लिए सेंट्रल रिज का दौरा किया। इस मौके पर राय ने कहा कि आज हम प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। दिल्ली में बढ़ रहे विदेशी कीकर को हटाकर स्थानीय प्रजाति के पौधे लगाने का काम आज से शुरू किया जा रहा है। इस परियोजना में कैनोपी लिफ्टिंग विधि से विदेशी कीकर को हटाने का काम किया जाएगा। इस पायलट परियोजना के तहत पहले फेज में सेंट्रल रिज के 10 हेक्टेयर भूमि पर काम शुरू कर दिया गया है। तो आपको बता दें, दिल्ली में विदेशी कीकर को हटाने को लेकर योजना ला दी गई है और इस योजना से पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इसको लेकर गोपाल राय की तरफ से जानकारी दी गई, समीक्षा करने पहुंचे थे कार्यों की और इस दौरान उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है, क्योंकि विदेशी कीकर दिल्ली के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है और इसी को लेकर ये कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। ये ऐसा गोपाल राय की तरफ से जानकारी दी गई है। पर्यावरण मंत्री है गोपाल राय, जिनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि विदेशी कीकर को अब दिल्ली में हटा दिया जाएगा, क्योंकि इससे दिल्ली में पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। अगर पॉल्यूशन की बात की जाए तो लगातार पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली में सरकार की तरफ से कदम उठाए जाते रहे, चाहे ऑड इवन को लेकर हो और अब चाहे विदेशी कीकर को हटाने की बात हो। इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा जल्द ही, ये गोपाल राय की तरफ से जानकारी दी गई है।
वहीं दिल्ली में कोरोना का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में एक्टिव केस की बात की जाए तो संख्या 2545 के पार पहुंच चुकी है। बात करें गौतम बुद्ध नगर की तो बीते 24 घंटे में कुल 110 लोगों की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि 102 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। वहीं दिल्ली में 1 लाख कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है, जिनमें से 28,000 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। 697 मरीजों का अस्पतालों में इलाज जारी है, तो वहीं 490 मरीजों की अब तक जान जा चुकी है। हरियाणा की बात करें तो बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 72 नए मामले सामने आए हैं। मास्क को अनिवार्य भी कर दिया गया है। हरियाणा जिनमें से एक है जहां पर 4 जिलों में मास्क को अनिवार्य किया गया है। दिल्ली और नोएडा में पहले ही फाइन की बात कही गई है। मास्क यहां पर भी लगाना जरूरी होगा। आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप अपना ध्यान रखें। वहीं इसी पर चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। जी मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार। अगर देखने चले, क्योंकि लगातार दिल्ली एनसीआर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्या ये कहा जा सकता है कि चौथी लहर का आगाज हो रहा है? बिल्कुल, प्रतिक्रिया ठीक करें। चौथी लहर का आगाज है और कैसे समय पता था कि चौथी लहर आने वाली, ऑलरेडी 2 महीने पहले तो चाइना है, यूरोपियन के डिफरेंट देश हैं, यूरोप के उन सब में केसेस बढ़ना शुरू हो गए थे। वहाँ पे भी इवन कहीं तो लॉकडाउन लगाना पड़ा। और नया वायरस है वो थोड़ा सा ज्यादा इन्फेक्शियस है। अगर हम बात करते हैं ओमिक्रॉन से, और इवन ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है वो भी इन्फेक्शन ज्यादा है, 2 से लेकर 20%। बट अभी तक ये राहत की बात है कि अभी भी इनकी बहुत सीरियस सिम्टम्स नहीं आ रहे। मतलब निमोनिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS, बर्डियावन डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है। अभी भी जिनको हो रहा है सिम्टोमेटिक हो रहे हैं, अच्छे लक्षण आ रहे हैं, बुखार है, खांसी है, गले में दर्द है, हाई ब्लड प्रेशर है, चिल्स के साथ आना, थकावट होना, सर दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। मतलब अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सारा हो रहा है और सिम्टोमेटिक भी हो रहा है। खास करके जो युवा है या जो बच्चे हैं, खास करके जो 12 साल से कम है, उनमें काफी इन्फेक्शन हो रहा है। बस वो लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे, तो इसलिए सरकार ने एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया। हम लोग कई दिनों से डिमांड कर रहे थे इस बात की, जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं उन सबके लिए वैक्सीनेशन को तुरंत चालू किया जाए। और सरकार ने अनाउंस कर दिया, मोस्ट ऑफ मुझे लगता है कुछ दिनों में ही ये वैक्सीन प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो ये अच्छा निर्णय है कि जल्द से जल्द हम बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे, बिकॉज बच्चों में इन्फेक्शन ज्यादा हो रहे थे, तो उनको बचाने की जरूरत थी। अब बाकी लोगों के लिए सबके लिए बूस्टर आ गई है, तो जो बूस्टर डोज जिन्होंने नहीं लगाई, कृपया करके जो भी एलिजिबल लोग हैं 18 साल पर, उन सबको अपनी बूस्टर डोज तुरंत लगवानी चाहिए। और मैं तो सरकार से एक और निवेदन करूंगा कि बूस्टर डोज का जो इंटरवल है, समय है, वो 9 महीने की जगह 6 महीने करता है। बिल्कुल। और इस पर डॉक्टर गुप्ता, इस पर यह भी हो रहा है कि बैठक जल्द ही होगी और उस अंतराल को कम करने पर उस बैठक के दौरान चर्चा भी होगी, जो आप कह रहे हैं, यही इसी को लेकर। बिल्कुल, ये बहुत सारे अध्ययन, विश्वव्यापी अध्ययन हुए हैं, उनमें देखा गया है जितने भी इम्यूनिटी है, जो चाहे वो कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, अन्य वैक्सीन की है, 6 महीने के बाद इम्यूनिटी काफी हद तक वीन ऑफ हो जाती है, कम हो जाती है। हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, एंटीबॉडी लेवल गिर जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को 6 महीने के बाद बूस्टर लेनी चाहिए। और अगर नहीं लेते हैं तो उसका उस समय हम फिर दोबारा वल्नरेबल हो जाएंगे, हाई रिस्क हो जाएंगे, दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है, दोबारा सीरियस हो सकते हैं और दोबारा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इसलिए सरकार को बड़े शालीनता से, बड़े मतलब गंभीरता से सोचना चाहिए कि हमें इसका समय कम करना चाहिए। और एक मांग हमारी सरकार ने मांग ली है, ये जो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन टीकाकरण था वो तुरंत प्रारंभ हो गया। जल्द से जल्द इसको तुरंत इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, बिकॉज वैक्सीन लगने की दोनों डोज के बाद 4 हफ्ते के बाद ही आपके अंदर एंटीबॉडी सही से उत्पन्न होती है, जिससे आपकी एंटीबॉडी जो उत्पन्न होती है उससे आप लड़ सकते हैं बीमारी से। तो अभी भी हमारे पास अगर हम शुरू करते हैं तो 2 महीने तो लग जाएंगे वैक्सीन लगाने में, तो 3 महीने, उसके बाद 1-1.5 महीना लग जाएगा सबको, बच्चों को पूरा एंटीबॉडी प्रोटेक्शन में। तो कायदे में समय और पहले हो जाने की सारी चीजें, लेकिन फिर भी अभी भी हम दे रहे हैं, दुरुस्त है। अभी भी प्रक्रिया को तुरंत स्टार्ट करना चाहिए और इसको तीव्र गति से आगे बढ़ाना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, आपने कीमती वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया उसके लिए। थैंक यू। तो डॉक्टर गुप्ता को आप सुन रहे थे, जिनका यही कहना है कि अच्छी बात यह है कि अभी भी संक्रमण का उतना वो इंटेंस संक्रमण नहीं है जिस तरीके से सेकेंड वेव आई थी, लेकिन फिर भी लोगों को एहतियात बरतने से दूर नहीं हटना चाहिए, उन्हें लापरवाही बरतने से बचना चाहिए। एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
तो कोरोना का कहर जहां देश भर में एक बार फिर से नजर आने लगा है, ऐसे में लगातार एफएम न्यूज अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि कोरोना अभी भी हमारे आसपास है, हमें बचने की बहुत जरूरत है। इलाज से कहते हैं बचाव बेहतर होता है और उस बचाव को करने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि कोविड-19 के नियमों का पालन करें, क्योंकि अगर आप नियमों का पालन करेंगे, दूरी बनाकर रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करके रखेंगे, मास्क लगाकर रखेंगे, तो आप अपना और अपनों का ख्याल रख सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपना और अपनों का ख्याल रखने के लिए आप इन नियमों का पालन करें और कोरोना से बचाव कर सकें और कोरोना से इस जंग में सबका साथ दे सकें। फिलहाल एफएम न्यूज पर इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।